हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 के साइंस का चैप्टर जो आपके टर्म 2 में आ रहा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवंशिकता और विकास। तो आज हम जो मस्ट डू है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने चैप्टर 4, 5 और 8 के भी जो मस्ट डू उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डाल रखी है, तो आप उनके भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख लीजिए और उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि मस्ट डू में जितने भी क्वेश्चन चैप्टर के दिए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहती हूँ। तो जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है आनुवंशिकता और विकास, इसमें जो विकास है वो तो पूरी तरीके से डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना, नहीं आ रहा, आपको केवल आनुवंशिकता पढ़ना है। तो ये चैप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो मस्ट डू में दिए हुए हैं ना उनके आंसर्स को मैच करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसका आंसर मैं आपको मार्क करवाऊंगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है वो लास्ट में दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि आनुवंशिकता की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई लिखें और आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि आनुवंशिकता की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जीन है। क्या है? जीन है। और आनुवंशिकी के जनक कौन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। आई होप सबका सही ही होगा, मेंडल, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें, आनुवंशिकता, विभिन्नता और आनुवंशिकी। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रोल में बताया था, अब मैं आपको मार्क भी करवाऊंगी, उसमें से आप लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम इस सेकंड क्वेश्चन का और फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों का ही आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इन तीनों की डिफाइन करना है। परिभाषित का क्या मतलब होता है? डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन लिखना कि आनुवंशिकता और विभिन्नता और आनुवंशिकी आखिर कहते किसे हैं। तो आइए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाँ, देखिए, जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है वो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और जो ग्रीन पेन से किया है वो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना कॉपी में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जीन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बतानी थी, तो जीन है। और मेंडल आनुवंशिकी के जनक, तो वो मेंडल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी थी, विभिन्नता, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, तो उसे भी मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन के आंसर को, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप कुछ गलत ना लिखे। तो सेकंड, विभिन्नता किसे कहते हैं? जो जनक अपने संतान से कोई जो जनक है वो अपने संतान से हूबहू नहीं मिलते, इसे विभिन्नता कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? माता पिता से उनके गुणों का बच्चों में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, और आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की शाखा में, यानी कि जो हमारा साइंस का पूरा वर्ड है ना, उसमें आनुवंशिकता का, यानी कि जो माता पिता से जो बच्चों में गुण जाते हैं उसको आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और विभिन्नता यानी कि जो जनक है वो संतान जो अपने जनक की तरह हूबहू नहीं दिखते। ठीक है, इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं विज्ञान में, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। समझ में आई बात? आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमसे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना, है ना। ये 2 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, कि मेंडल ने आखिर अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। तो इसका आंसर मैंने मार्क कर रखा है मस्ट डू में, मैं आपको इसी से बताऊंगी। ये देखिए, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये पूरा ही जो बॉक्स में बना हुआ है, ये आपको तीनों ही पॉइंट्स लिखने हैं। 2 नंबर का है, 3 पॉइंट लिखेंगे, फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 तो आपको लिखने ही है। 3 कारण क्या थे कि मेंडल का मटर के पौधों को ही चूज़ करने का? तो पहला कारण था, मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जीवन काल छोटा होता है, मतलब जल्दी उनका प्रयोग खत्म हो जाता। ठीक है, ज़्यादा लंबा जीवन काल नहीं होता। सामान्यतः ये स्वपरागन करते हैं, मतलब कि खुद ही परागन कर लेते हैं,
लेकिन कृत्रिम तरीके से भी इनका परागण कराया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्वपरागण भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि मनुष्य में एक लड़के के जन्म की संभावना 50% है और 50% संभावना है कि वो लड़की होगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा आपको? देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है कि लड़के के जन्म की संभावना 50% है, मतलब 50% चांसेस है कि लड़का होगा और 50% चांसेस है कि लड़की होगी। तो ये कैसे, इस कथन की पुष्टि करनी है आपको कि ऐसा कैसे, इसको आपको डिफाइन करना है इसमें कि 50% चांसेस लड़का होने के कैसे हैं और 50% चांसेस लड़की होने के कैसे हैं, ठीक है। आइए इसका आपको ये इसमें दे रखा है, ये तीनों ही पॉइंट्स इसमें आपको नोट करने हैं कि 50% चांसेस लड़का होने के क्यों है और 50% चांसेस लड़की होने के क्यों है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है गुणसूत्रों की एक जोड़ी जो पुरुष और महिला दोनों में भिन्न होती है और लिंग निर्धारण करती है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में संतान आधे गुणसूत्र अपनी माता से और आधे गुणसूत्र अपने पिता से प्राप्त करते हैं। और सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी माँ से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, लेकिन पिता से X या Y गुणसूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि संतान पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वो लड़की होगी, और यदि वो Y गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वो लड़का होगा। इसीलिए संतान बनने की प्रक्रिया में जो नर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संतान बनने की प्रक्रिया में नर व मादा की जो भागीदारी है वो बराबर होती है। इसीलिए लड़का और लड़की होने की संभावनाएं बराबर होती है, जो कि पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करती है। ये तीनों ही पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है कि 50% चांसेस है कि जो बच्चा है वो लड़की होगी और 50% चांसेस है कि वो लड़का होगा। क्यों? ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इम्पॉर्टेंट है वही आंसर लिखिएगा जो मैंने बताया। समझ में बात आई? उसके बाद 5th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक मनुष्य में जीन बी भूरी आंखें देता है, मतलब कैपिटल बी जो है भूरी आंखें देता है और स्मॉल बी जो है वो नीली आंखें देता है। तो हमें आपको बताना है कि निम्न संयोजन वाले व्यक्ति की आंखों का रंग क्या होगा। यानी कि अगर कैपिटल बी है तो व्यक्ति की आंखों का रंग क्या होगा? भूरा होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल बी है वो प्रभावी लक्षण है और जो स्मॉल बी है वो अप्रभावी लक्षण है। तो पहली और दूसरी इन दोनों ही स्थितियों में जो आंखों का रंग है वो भूरा होगा, और लेकिन जो तीसरी स्थिति है उसमें दोनों ही स्मॉल बी है, यानी कि जो पौधे का रंग है वो जो आंखों का रंग है वो नीला होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपसे कह रहा है कि कैपिटल बी भूरी आंखों को दर्शा रहा है और स्मॉल बी नीली आंखों को दर्शा रहा है, तो इससे हमने इसका आंसर पता कर लिया। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि नीले रंग कैपिटल बी और कैपिटल बी के एक फूल वाले पौधे को सफ़ेद रंग यानी कि नीला रंग क्या चीज़ नीला रंग नीले रंग के पौधे को किससे इंडिकेट किया गया? कैपिटल बी और कैपिटल बी से। और जो सफ़ेद रंग का पौधा है उसको स्मॉल बी और स्मॉल बी से इंडिकेट किया गया है। उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम नीले रंग के पौधे को सफ़ेद रंग के पौधे से संकरण कराएं तो F1 पीढ़ी में कौन से रंग के पौधे मिलेंगे, है ना। ये एकल संकरण पर आधारित है। अगर आपको एकल संकरण वाला टॉपिक आता होगा तभी आप इसको अच्छे से समझ में पाएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। तो इसका आंसर होगा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, जैसे जिस प्रकार से सभी पौधे लंबे होते थे ना, वैसे ही इसमें दूसरा गुण है। इसमें बोल रखा है कि उनका रंग, तो सभी पौधों का रंग नीला होगा क्योंकि यह प्रभावी लक्षण है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन के सामने ही सभी के आंसर्स लिख रखे हैं। तो इसका क्या होगा फर्स्ट पार्ट का कि नीला होगा क्योंकि नीला प्रभावी लक्षण है F1 में पाए गए सभी फूलों का रंग। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि F2 पीढ़ी में जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें कैपिटल बी स्मॉल बी और 2 स्मॉल बी फूल वाले पौधों का अनुपात देख के ही आप इसमें लिख सकते हैं। ये जो है इसमें आपको जीनोटाइप अनुपात दे रखा है,
है ना। जो ऊपर वाला था उसमें तो फिजिकल, इसमें जो है जीनोटाइप अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है मेंडल ने मटर के गोल और पीले बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों से कराया। ठीक है, क्या कराया, इसमें आप देख रहे होगे दो तरह के लक्षण है, एक तो पीले और गोल और एक झुर्रीदार और हरे, है ना। तो ये किस प्रकार का संकरण है, दो लक्षण है, यानी कि ये द्विसंकरण क्रॉस है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है किस प्रकार का संकरण है, तो द्विसंकरण क्रॉस है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिलेंगे, तो पहली पीढ़ी में गोल और पीले बीज वाले पौधे मिलेंगे। किस प्रकार के मिलेंगे, गोल और पीले बीज वाले। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि F2 पीढ़ी में अनुपात 2:3:3:1 पाया गया। यह कौन सा नियम बताता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका तो आंसर होगा कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताता है। ठीक है, या तो आप अभी नोट कर लीजिए, या तो इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अनुपात लिखे, तो आपको ये अनुपात लिखना था, इसमें अनुपात दिया, इसमें आपसे नियम पूछा है। क्वेश्चन बदल के आ सकता है, क्वेश्चन का टाइप, लेकिन आंसर कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आपको पढ़ना है इसमें कि मटर के पौधे में गोल और झुर्रीदार बीज हो सकते हैं। एक किसान झुर्रीदार बीज वाले पौधों के परागण का उपयोग करके गोल बीज वाले पौधों के एक फूल को परागित करने का निर्णय लेता है। परिणामी मटर की जो फली में गोल बीज होते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है कि जो उसने पहली पीढ़ी थी उसमें सारे गोल बीज हुए जो किसान ने उगाया। तो पहली पीढ़ी में कौन से लक्षण दिखाई दिए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रभावी लक्षण दिखाई दिए। ठीक है, क्योंकि पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे, क्योंकि गोल और पीले बीज कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, यानी ये प्रभाविता का नियम बताते हैं। ये भी पूछ सकते थे आपसे फर्स्ट इसका टाइप बदल के कि ये कौन सा नियम बताता है, तो ये प्रभाविता का नियम बताता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संकरण समान अनुपात में गोल और झुर्रीदार बीज देगा, मतलब बराबर गोल और झुर्रीदार बीज देगा। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। आप इन चारों ही पार्ट को पहले तो अपनी कॉपी में क्रॉस करा कर देखना, आंसर बी पार्ट आएगा, लेकिन आपको क्रॉस करा कर देखना होगा, तभी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी। क्योंकि अब जब आप खुद करके देखेंगे, जब आप इसको अलग अलग करेंगे फिर उसको मिलाकर देखना, तब आपको आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है, दो गोल बीज वाले पौधों को संकरित करने पर F1 पीढ़ी में कुल 100 पौधे प्राप्त हुए, तो F1 पीढ़ी में गोल और झुर्रीदार बीजों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर होगा A 75 और 25। ठीक है, क्योंकि पहली पीढ़ी का अनुपात क्या था, 3:1 था। अगर आप इसको विभाजित करेंगे 100 को, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इनके सभी क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के जो सॉल्यूशंस है वो भी मैं डाल दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।